दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए मर्डर माइंडफुली के नेक्स्ट 4 एपिसोड लेकर आया हूँ। अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देखें। ये सीरीज बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, जिसमें आप देखेंगे एक वकील अपने दिमाग का गुड यूज करके किस तरह से अजीबोगरीब कत्ल करता है, और वो भी बिल्कुल शांति से। पिछली वीडियो में हमने देखा कि वकील और साशा को कुछ गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं। अब आगे 5th एपिसोड में हम देखते हैं उन गुंडों ने जैक और साशा को ईगल के अड्डे पर बांध कर रखा हुआ था। फिर जैक साशा को कहता है कि वो बात करने के लिए आए तो तुम चुप रहना, मुझे ही बात करने देना। तभी कुछ गुंडे आकर उन दोनों को वहां से ले जाते हैं और ईगल के सामने पेश कर देते हैं। ईगल एक रशियन माफिया था जो कि पहले ड्रैगन का पार्टनर हुआ करता था। उन दोनों ने एक साथ ही जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और साथ में ही ड्रग्स और कॉल गर्ल का धंधा शुरू किया था। फिर उन दोनों ने अपनी पहली कमाई से अंगूठी वाली मोहर बनवाई। फिर एक दिन उन दोनों में अनबन हो गई और ड्रैगन ईगल की गर्लफ्रेंड को उठा कर ले गया। फिर उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार के उसके दरवाजे पर किलों से ठोक दिया। लेकिन ईगल बहुत ही शांत स्वभाव का है और उसका शांत दिमाग उसको ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। फिर उन दोनों को ईगल के सामने बिठाया जाता है। ईगल कहता है कुछ खा लो, लेकिन वकील कहता है ऐसा खाना तो मेरा कुत्ता भी ना खाए। ये बात सुनकर ईगल कहता है मुझे हिम्मत से बोला हुआ सच ज्यादा पसंद है, ना कि डर से बोला हुआ झूठ। चलो मुझे ये बता कि वो डरपोक छुपा कहाँ बैठा है। वकील कहता है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। ईगल कहता है तुम्हें मालूम है ना, उसने मेरे खास आदमी को मारा है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। वकील कहता है जी बदला लेना तो बनता है, लेकिन ड्रैगन को भी आपके आदमी की मौत का अफसोस है। दरअसल उनके साथ भी एक बहुत बड़ी गेम हो गई। पिछले कुछ हफ्तों से उनके इलाके में आधे दाम में ड्रग्स बेची जा रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि वो आपका आदमी है। ईगल कहता है वो मेरा आदमी नहीं था। वकील कहता है देखो ईगल, सीधी सी बात है, कोई तुम दोनों को आपस में लड़ाना चाहता है। मैं चाहता हूँ वो गद्दार पकड़ा जाए और फिर तुम दोनों ही उससे बदला लोगे। ईगल कहता है बदला लेने के लिए ड्रैगन को सामने आना पड़ेगा। फिर साशा कहता है आप यूं समझो कि उनसे ही बात कर रहे हो, ये वकील उनका नुमाइंदा है। फिर ईगल कहता है अगर मैं इस नुमाइंदे को ही ठोक दूं फिर तो उसको सामने आना ही पड़ेगा। वकील कहता है नहीं, मेरे बाद वो जगह साशा ले लेगा। फिर ईगल कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है, उस गद्दार को पकड़कर मेरे सामने लाओ और हम उसे बम से उड़ा देंगे। अगर नहीं ला पाए तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। फिर उन दोनों को बाइज्जत वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर साशा कहता है भाई तुम्हारे पिछवाड़े में दम तो है। तभी वकील के पास उसकी वाइफ का फोन आता है और वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा फैमिली टाइम शुरू हो गया है। फिर वो वहां से सीधा अपने घर की तरफ भागता है और अपनी बेटी को जाकर कहता है जाओ अपना सामान लेकर आओ, हम डांस क्लास के लिए जाने वाले हैं। फिर वो अपनी वाइफ को एक माफीनामा देता है जो कि डे केयर सेंटर की तरफ से था। उसमें लिखा था हम लोग आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि हमने आपकी बेटी का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसकी वाइफ पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ ये तुमने कैसे किया? जैक कहता है वैसे ही जैसे मैं दुनिया के हर मुश्किल काम कर लेता हूँ, मेडिटेशन की पावर से। फिर वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है। तभी जब वो अपनी बेटी के साथ कार में घूम रहा था तो उसके पास उसकी कंपनी से फोन आता है। वो लेडी कहती है जैसा कि आप अब हमारी कंपनी में काम नहीं करते तो आपको वो कार वापस देनी होगी। फिर जैक कहता है कि फिलहाल तो ये कार सड़कों पर घूम रही है, लेकिन आप इसे 1 घंटे बाद मेरे होटल के बाहर से ले सकती हैं, चाबी रिसेप्शन पर होगी। फिर जब घर जाकर वो अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़ता है तो उसकी बेटी बता देती है कि मॉम अब पापा उस कंपनी के लिए काम नहीं करते। फिर जैक बताता है कि मैंने कंपनी में इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिक्र मत करो, हमें पैसों की कोई भी किल्लत नहीं होने वाली। अब मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, काम को भी टाइम दे पाऊंगा और घर को भी। दूसरी तरफ पुलिस वाला इंस्पेक्टर एग्मा को बताता है कि उंगली की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसका हमारे सिस्टम में कोई भी मैच नहीं है क्योंकि बदकिस्मती से हम आज तक ड्रैगन का डीएनए सैंपल लेने में कामयाब हो ही नहीं पाए। लेकिन जहाँ से ये उंगली मिली है उसका लेक हाउस वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। फिर इंस्पेक्टर कहती है चलो बंगले की तलाशी लेते हैं। दूसरी तरफ जैक अपने होटल पहुंच जाता है। फिर जब वो अपने रूम में जाता है तो उसके पास उसके ऑफिस में काम करने वाली लेडी डोरो का फोन आता है। जैक कहता है कार की चाबी रिसेप्शन पर पड़ी है, तुम कार को ले जा सकती हो। डोरो कहती है कार में आपका कुछ सामान पड़ा है। फिर जैक कहता है उसे आप रिसेप्शन पर दे दो। तभी कुछ सेकंड बाद बाहर एक जोरदार धमाका होता है। फिर जब जैक विंडो से बाहर जाकर देखता है तो घबरा जाता है क्योंकि उसकी कार में बॉम्ब विस्फोट हो गया था। पिछले 5 दिनों में ये तीसरा अटैक था और पिछले 2 अटैक की तरह ये अटैक ड्रैगन को मारने के लिए नहीं बल्कि जैक को मारने के लिए किया गया था। फिर जैक बहुत ही पैनिक हो जाता है। तभी उसको डॉक्टर की कही हुई बात याद आती है कि जब भी आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएं तो किसी भी एक चीज के बारे में सोचें और अपना सारा ध्यान उस पर ही केंद्रित करें। फिर जैक विंडो से बाहर झांककर उस एक चीज की तलाश करने लगता है
जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तभी उसका ध्यान अपनी बेटी की फोटो की तरफ जाता है और फिर उसका मन शांत हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके रूम में इंस्पेक्टर एग्मा आती है। वो कहती है तुम्हारी कार को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया है और तुम उसे देखने भी नहीं आए। जैक कहता है अब वो मेरी कार नहीं थी क्योंकि मैंने कंपनी को इस्तीफा दे दिया है, इसलिए कानूनी तौर पर मैं कंपनी की कार का ना ही मालिक हूँ और ना ही रखवाला। तुम्हारे पूछने से पहले ही मैं बता देता हूँ, मैंने धमाके की जोरदार आवाज तो सुनी थी लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाऊंगा। इंस्पेक्टर कहती है ये धमाका तुम्हें मारने के लिए किया गया था, फिर भी तुम इतने शांत बैठे हो। जैक कहता है मेडिटेशन का असर है। फिर वो जैक से पूछती है कि हमें उसके बंगले के पास एक रेस्टोरेंट में उसकी उंगली मिली है, क्या तुम्हें पता है कि बाकी का ड्रैगन कहाँ है? जैक कहता है मुझे नहीं पता। फिर इंस्पेक्टर कहती है ठीक है, अब हम उसके बंगले की तलाशी लेंगे और खुद ही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ड्रैगन कहाँ है। फिर जैक कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर रेड कलर का टूथब्रश मिले तो मुझे बता देना, कई दिनों से मिल नहीं रहा। दोस्तों, दिमाग शांत होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालातों से इजीली बचकर निकल जाता है। फिर जब इंस्पेक्टर विस्फोट वाली जगह पर जाती है तो वहाँ पर उसे जैक की बेटी का बोलने वाला खिलौना मिलता है और जैक भी ये सब कुछ अपनी विंडो से खड़ा खड़ा देख रहा था। फिर वो अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और कहता है हमने जो सैटरडे को घूमने का प्रोग्राम बनाया था वो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। मैं शायद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसे ठीक से आंक नहीं पाया। फिर वो साशा के पास फोन करता है और कहता है कि तुम्हें किसी को ढूंढना है। अब साशा ठहरा वहाँ के सबसे बड़े गुंडे का खास आदमी। वो जल्दी ही अपने दो दोस्तों ओला और पेपे की हेल्प लेकर उस इंसान को ढूंढ लेता है जिसने वकील की कार में बॉम्ब लगाया था। उन्होंने उस इंसान को कार की डिग्गी में बंद कर रखा था। फिर जब वो उसके मुंह पर से टेप हटाते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर वो लोग उसे अपने कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाते हैं। उस रूम को देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे पता नहीं था कि साशा के दोस्त इतने खतरनाक है। पेपे कहता है हम इसे बिजली के झटके देंगे, लेकिन जैक ऐसा नहीं चाहता था। तभी उसे डॉक्टर की कही हुई बात याद आती है कि जब तुम कोई काम करना चाहो और उस काम को करने से तुम्हारा दिल तुम्हें रोके तो देखो उन दोनों में से किसका पलड़ा भारी है। बस फिर जिस काम का पलड़ा भारी हो तुम वही काम करो। फिर जैक उनको झटका देने की परमिशन दे देता है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी अंतरात्मा नहीं चाहती थी कि वो उस अजनबी आदमी को बिजली के झटके दे। लेकिन अगर ये आदमी जैक और उसकी बेटी को उड़ा देता तो क्या होता, ये सोचकर वो अपनी अंतरात्मा को समझा लेता है ताकि आगे से उसके और उसकी बेटी के ऊपर कोई भी खतरा ना मंडराए। फिर वो ओला को कहता है कि ये जैसा जवाब दे इसे वैसा ही झटका देना। फिर वकील उस बिल्लू नशेड़ी को कहता है देख बे गंजे, मैं तुमसे कुछ आसान से सवाल पूछूंगा, तू उनका सीधा सीधा जवाब देना। लेकिन वो नशेड़ी कहता है नहीं। फिर वे उसे छोटा सा लवली सा झटका देते हैं। फिर जैक उससे टोनी के बारे में पूछता है, लेकिन नशेड़ी जानबूझकर अनजान बन जाता है। फिर एक प्यारा सा झटका खाने के बाद वो बताता है कि मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता हूँ, मुझे नहीं पता टोनी कौन है। फिर जब वे उसे एक दो शॉट और देते हैं तो वो बता देता है कि टोनी ड्रैगन को बहलाकर पार्किंग लॉट में ले गया था। वो जो हैंड ग्रेनाइट वाला बंदा था वो ड्रैगन को उड़ाने वाला था। ईगल और बाकी लोग भी उसका निशाना थे। फिर उसको निपटाने के बाद टोनी बॉस बन जाता और मूरत उसका राइट हैंड। लेकिन सारा मामला गड़बड़ हो गया। फिर जैक पूछता है कि मूरत की जान क्यों गई। नशेड़ी बताता है कि टोनी को पता चल गया था मूरत तुम्हें उसके बारे में ही कुछ बताने वाला है। मैं तुम दोनों को ठोकने वाला था लेकिन तुम वहां आए ही नहीं। फिर जैक एक और झटका देने का इशारा करता है। तभी साशा पूछता है कि टोनी को कैसे पता चला कि मूरत और वकील नेशनल पार्क में मिलने वाले हैं। फिर नशेड़ी बताता है कि मोलर नाम का एक पुलिस वाला है, उसी ने मूरत का फोन हैक किया था, वो टोनी का दोस्त है। फिर जैक पूछता है क्या तुमने ही मेरी कार को उड़ाया था और क्यों? फिर नशेड़ी कहता है क्योंकि ये गोली मारने से आसान था, तुम टोनी के रास्ते में आ रहे थे और उसको परेशान कर रहे थे। फिर जैक कहता है मुझे और सवाल नहीं पूछने, लेकिन तुम कुछ दिन के लिए इसकी खातिरदारी करो, शायद इसकी दोबारा जरूरत पड़े। ओला कहती है ठीक है बॉस। अब बॉस शब्द सुनकर जैक को अच्छी फीलिंग आती है। फिर वो उसको चूहे वाले कमरे में बंद कर देते हैं जिसका नाम लेकर अक्सर हमारी मम्मियाँ हमें बचपन में डराया करती थी। फिर जब जैक वहाँ से जाने लगता है तो उसको रास्ते में ईगल मिलता है। फिर वो उसको कहता है कार में बैठो। कार में बैठने के बाद जैक बताता है कि हम उस टारगेट को पकड़ने के बहुत ही करीब हैं। फिर ईगल कहता है उस गद्दार को मेरे हवाले करने के बाद तुम्हें ड्रैगन को मुझसे मिलवाना होगा, वरना सोच लेना तुम्हारा हश्र क्या होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं ईगल से धमकी मिलने के बाद जैक एकांत वाली जगह पर शांत चुपचाप बैठा था। तभी उसकी बेटी का फोन आता है। वो पूछती है पापा इस बार आप हमें घुमाने क्यों नहीं ले जा रहे।
फिर जैक कहता है बेटा इस बार पापा को बहुत ज्यादा काम है, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ काम निपटाकर हम जल्दी ही चलेंगे। अक्सर बीवी बच्चों को पता ही नहीं होता कि बाप किस मुसीबत में फंसा है, क्योंकि ये जो बाप लोग होते हैं ये कभी अपनी मुसीबत घर वालों के साथ शेयर करते ही नहीं। जैक भी इस समय बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। तभी उसको डॉक्टर की कही हुई बात याद आती है कि हम अक्सर एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि एक प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं और उनमें से सही सोल्यूशन अपने आप तुम्हें ढूंढ लेगा। आपको करना यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम को साथ लेकर टहलने चले जाएं और तब तक उस प्रॉब्लम के साथ टहलते रहिए जब तक कि वो खुद ना बता दे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तभी उसके ख्यालों में टोनी आता है और वो कहता है कि मैं बॉस बनना चाहता हूँ। उसके बाद ईगल आता है और वो कहता है कि मैं ड्रैगन से मिलना चाहता हूँ। फिर आता है बिल्लू नशेड़ी, वो कहता है कि इन दोनों को ही जान से मार देना ही बढ़िया सोल्यूशन है, लेकिन जैक कहता है मैं कोई कातिल नहीं हूँ। फिर आता है ड्रैगन और कहता है साले तू कातिल नहीं है तो मुझे क्यों मारा। और उसके बाद आती है इंस्पेक्टर एग्मा, वो कहती है मैं सब कुछ सच सच जानना चाहती हूँ। और उसके बाद आता है एग्मा का साथी पुलिस वाला जिसका नाम था मोलर। जैक कहता है वैसे तो तुम्हारा कोई खास रोल नहीं है, लेकिन मेडिटेशन ये सिखाती है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए भी कोई अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। तभी वहाँ एक ड्रोन आता है और जैक के पीछे पड़ जाता है। फिर जैक उसको डंडा मार के नीचे गिरा देता है। तभी जंगल के बीच में से एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है भाई तूने मेरा ड्रोन क्यों तोड़ दिया। जैक कहता है क्योंकि तू मुझे परेशान कर रहा था। वो आदमी कहता है ये मैंने अपने बेटे के लिए गिफ्ट लिया था और इसको यहाँ खाली जगह में टेस्ट करने के लिए आया था। फिर जैक पूछता है इसके अंदर कैमरा लगा है, क्या तूने मेरी वीडियो बनाई। वो आदमी कहता है बिल्कुल भी नहीं, इस कैमरे से मैं सिर्फ अपने मोबाइल में लाइव देख सकता हूँ। फिर जैक उसको 400 यूरो देता है और कहता है अपने लिए इससे भी बढ़िया वाला खरीद लेना और आइंदा किसी अजनबी के साथ इस तरह का मजाक बिल्कुल भी मत करना, कोई खामखा तुम्हें ठोक सकता है। तभी उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दिखने लगती है और जैक कहता है शायद मुझे इन सब का कत्ल कर देना चाहिए। फिर वो कई सारे न्यूज़पेपर लेकर आता है और उन सब के लिए एक एक ऑर्डर तैयार करता है और उन पर ड्रैगन की मोहर भी लगा देता है। फिर वो साशा के पास कॉल करता है और कहता है ड्रैगन ने सभी गैंग मेंबर्स के लिए कुछ न कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, इसलिए आज शाम मीटिंग बुलाओ और टोनी को भी जरूर बुलाना। तभी टोनी के पास मोलर आता है और वो उसे ड्रैगन की उंगली की डीएनए रिपोर्ट की कॉपी देता है और कहता है कि मुझे लगता है ड्रैगन का भी यही हाल हुआ होगा। ये देखकर टोनी खुश हो जाता है। अब शाम को वे सभी किंडरगार्टन में इकट्ठा हो जाते हैं। पहले तो जैक उन सबको देखकर उनके काम को समझता है, जिनमें से एक वाल्टर नाम का एक्स आर्मी मैन था जो ड्रैगन के हथियारों की तस्करी संभालता था। ये है स्टीवन जो कीमती चीजों की तस्करी संभालता है। ये है कार्ला जो ड्रैगन का कॉल गर्ल सेंटर संभालती है। ये टोनी जो ड्रैगन का ड्रग्स फिरौती और प्रोटेक्शन मनी संभालता है और ये है साशा जो फिलहाल यही डे केयर सेंटर संभालता है। अब जैक इन सबको अपनी तरफ करके टोनी को अकेला करना चाहता था। फिर जैक कहता है ड्रैगन भी आप सबको एक साथ बैठा देखना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने आप सभी के लिए अपनी किचन से स्पेशल फूड भेजा है। उसमें जो फूड था वो टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो परेशान हो जाता है और यही तो जैक करना चाहता था। फिर जैक कहता है अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते तो जाओ मेरा ऑर्डर्स वाला ब्रीफ केस लेकर आओ। फिर टोनी गुस्से में जाता है और वो ब्रीफ केस लेकर आ जाता है। फिर जैक कहता है तुम गलत बैग ले आए, सही बैग वहाँ पर रखा है। फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर जैक कहता है बैठे रहो भाई, यही वो बैग है, मैं मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ ड्रैगन के लेक हाउस में पुलिस वाले बारीकी से छानबीन कर रहे थे। तभी मोलर इंस्पेक्टर के पास आता है और कहता है कि हमने अच्छे से एक एक चीज को अच्छे से चेक किया है, लेकिन जिसकी वो उंगली थी उसका यहाँ पर होने का कोई भी सबूत नहीं मिला, यानी कि ड्रैगन का। दूसरी तरफ खाना खत्म होने के बाद जैक उन सबको बताता है कि जब से ड्रैगन पर हमला हुआ है तब से मुसीबतें बढ़ गई हैं। पहले मूरत को मार दिया गया, फिर रिसेप्शनिस्ट के घर पर बम फोड़ा गया, उसके बाद मेरी कार को भी बम से उड़ा दिया गया। टोनी कहता है इसके पीछे ईगल का हाथ है। फिर जैक कहता है ईगल के साथ झगड़ा ड्रैगन सुलझा लेंगे, फिलहाल तुम सब उनका ऑर्डर फॉलो करो। फिर वो उन सबको ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कहता है अपना ऑर्डर आगे पास कर दो और साथ वाले का ऑर्डर पढ़कर सुनाओ। फिर सबसे पहले बारी आती है टोनी की। उसके पास जो ऑर्डर था उसमें लिखा था कि साशा अब बॉस बन चुका है इस डे केयर सेंटर का। फिर सब अपना अपना ऑर्डर्स पढ़कर सुनाते हैं, जिनमें लिखा था कि जो ऑफिसर जो काम कर रहा है वो वही करता रहेगा और आगे क्या करना है वो मैं वकील के जरिए बताता रहूंगा। टोनी कहता है ईगल का क्या करना है। जैक कहता है अपनी जुबान बंद रखो और सुनो, ईगल की चिंता ड्रैगन पर छोड़ दो और उन्होंने कहा है कि इस डे केयर सेंटर को आने वाले समय में वो अपना नया अड्डा बनाएंगे और आगे चलकर बॉस होगा साशा। फिर टोनी कहता है कि पुलिस को ड्रैगन की एक उंगली मिली है, तू हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता। ये जानकारी पाकर सब लोग घबरा जाते हैं। फिर वाल्टर पूछता है आखिर ये
सब क्या हो रहा है। तभी वकील दोबारा से अपनी झूठ की पोटली खोलता है कि ड्रैगन किसी का खून करके भागा है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब उसकी जांच बंद करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि पुलिस के रिकॉर्ड में ड्रैगन की मौत हो जाए, और वो अंगूठी वाली उंगली मिलना ड्रैगन का ही प्लान था। ये बात सुनकर टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो वकील पर टूट पड़ता है कि साले वकील इतने बड़े बड़े झूठ लाता कहां से है। लेकिन वो सब लोग टोनी को पकड़ लेते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। टोनी कहता है ड्रैगन जिंदा है, इसका हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है और हो ना हो इस वकील ने ही उसे मारा है। फिर मोर्चा संभालते हुए साशा कहता है आज सुबह ड्रैगन ने मुझे कॉल किया था और उसके जिंदा होने का सबूत मैं हूँ। फिर टोनी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वकील कहता है मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एग्मा जैक के घर पहुँच जाती है और उसकी वाइफ से कहती है कि मैं एमिली से बात करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते जैक के साथ वो जिस लेक हाउस में गई थी, मुझे उसके बारे में कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन जैक की वाइफ मना कर देती है। फिर एग्मा कहती है ठीक है, जब कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे तो अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाना। ये बात सुनकर जैक की वाइफ मान जाती है। दूसरी तरफ जैक अपने साथियों को बिल्लू नशेड़ी वाली वीडियो दिखाता है जिसमें उसने बताया था कि टोनी ड्रैगन को मारना चाहता था और वकील को भी। ये बात सुनकर स्टीवन कहता है कि मैं तो कहता हूँ हम टोनी के नाइट क्लब में जाएंगे और उसके पिछवाड़े में गोलियां ठोकेंगे। फिर जैक कहता है टोनी को ठोकेगा ईगल, हमें उस गद्दार को ईगल के हवाले करना होगा और ये काम कैसे करना है ये हमें ड्रैगन ही बताएगा। दूसरी तरफ एग्मा एमिली को एक नया बोलने वाला खिलौना देती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसका सही सही जवाब देना। कुछ दिन पहले जब तुम अपने डैड के साथ झील पर गई थी तो वहाँ पर तुम दोनों के अलावा कोई और भी था क्या? एमिली मना कर देती है। फिर एग्मा पूछती है क्या तुमने वहाँ पर कोई अजीब सी चीज होते हुए देखी थी? एमिली कहती है हमारी कार में एक चूहा आ गया था, फिर पापा ने उसे निकाला नहीं और वो कार में ही मर गया। फिर एग्मा कहती है चलो ठीक है, और कुछ पूछना होगा तो मैं दोबारा आऊंगी। दूसरी तरफ सब लोगों के चले जाने के बाद जैक साशा से पूछता है क्या तुम्हारी सच में ड्रैगन से बात हुई थी? फिर साशा कहता है देखो भाई मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, लेकिन टोनी के ऑर्डर्स फॉलो करने से अच्छा है मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूं। अच्छा होगा आगे से हम इस मैटर पर कोई भी बात ना करें। फिर जब जैक अपने होटल जाता है तो देखता है उसके रूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। फिर जब वो अंदर जाता है तो टोनी उसे ड्रैगन का वो अंगूठा दिखाता है जिसके जरिए वो उन सबको ऑर्डर दे रहा था और ये उसने जैक की गैर मौजूदगी में ढूंढ निकाला था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं जब जैक अपने रूम में आता है तो टोनी को कहता है देख भाई मेरी चीज तू मुझे वापस कर दे और मैं ड्रैगन को कुछ भी नहीं बताऊंगा। टोनी कहता है तेरे पिछवाड़े में दम तो है, चल अब सारी सच्चाई बता दे। फिर जैक कहता है ड्रैगन को पता था एक दिन ये नौबत जरूर आएगी, इसीलिए हमने 1 साल पहले ही इस अंगूठे को बनाने वाला काम पूरा कर लिया था ताकि कभी भविष्य में मुझे उसके ऑर्डर साइन करने पड़े तो मैं उसको तंग ना करूं। इस वक्त पुलिस हम पर कड़ी नजर रखे हुए है और मैं उससे पेपर्स लेने जाऊंगा तो पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। फिर टोनी कहता है चल तू फोन लगा ड्रैगन के पास। फिर जैक कहता है हमेशा वही मुझे कॉल करते हैं अपने प्राइवेट नंबर से, चलो अब तुम जाओ मुझे और भी बहुत काम है। फिर टोनी उसे एक फटके में ही बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब जैक को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो उस काम को किसी और पर ही सौंप दो। फिर जैक अपना दिमाग चलाता है और कहता है हे सिरी साशा को कॉल लगाओ। पहले तो सिरी कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था, लेकिन फिर वो साशा को कॉल लगा ही देती है। जब साशा फोन उठाता है तो वकील कहता है तुम अभी आकर मुझे बाहर निकालो, मैं होटल में हूँ। फिर साशा कहता है मैं अभी आता हूँ। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एग्मा लेक हाउस के पीछे बनी लेक में अच्छे से छानबीन करवा रही थी कि शायद वहाँ पर ही कुछ मिल जाए। इतने में टोनी भी रूम के अंदर वापस आ जाता है और कहता है मैंने उस मुर्दे के फोन का बहुत इंतजार कर लिया, अब तेरी मरने की बारी आ गई। फिर वो किचन से चाकू निकाल कर लाता है और जैक के सामने अपना फोन रखकर उसमें वीडियो शूट करने लगता है। फिर वो वकील से सवाल करता है कि तूने ड्रैगन की बॉडी के साथ क्या किया, लेकिन इतने में वहाँ पर साशा आ जाता है और पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है, छोड़ दे इसे। टोनी कहता है भाड़ में जाओ, लेकिन इतने में रूम सर्विस वाली लेडी आ जाती है और टोनी को देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जैक कहता है मुझे लगता है अब वो सीधा पुलिस के पास फोन लगाएगी, मुझे नहीं लगता कि पुलिस के आने तक हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। फिर टोनी कहता है कि अगर मैंने चाकू हटाया तो तू मुझे गोली मार देगा। जैक कहता है साशा गोली मत चलाना। फिर टोनी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद साशा जैक को खोलता है और कहता है उस लड़की को देख कर आता हूँ। तभी जैक देखता है कि टोनी ड्रैगन का नकली अंगूठा यहीं पर भूल गया। फिर वो सीधा रेस्टोरेंट में जाता है
और रिलैक्स होकर मेडिटेशन करने लगता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए सूझ ही नहीं रहा था। अब वो किसी भी तरह टोनी को चारा बनाकर ईगल के हवाले करना चाहता था और उसके लिए वो मोलर को यूज करने वाला था। फिर वो साशा को कहकर एक होटल रूम में हिडन कैमरा लगवा देता है और साशा बर्निंग फोन से कॉल करके जैक को बता देता है कि काम हो गया है। फिर जैक अपने खुद के फोन से साशा के पास कॉल करता है और हालचाल पूछने के बाद टोनी के बारे में पूछता है। साशा कहता है पता नहीं, शायद मोलर की बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। जब मोलर घर पर नहीं होता तो वो अक्सर डोमिनो होटल के स्वीट नंबर 77 में जाते हैं। जैक कहता है तो फिर एंजॉय करने दो उनको, मैं उससे फिर कभी बात कर लूंगा। अब मोलर ने जैक का फोन टैप कर रखा था, इसलिए वो उनकी ये बात भी सुन लेता है और सीधा डोमिनो होटल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जैक की वाइफ जैक के पास कॉल करके बताती है कि कल इंस्पेक्टर एग्मा हमारे घर आई थी। वो एमिली से सवाल जवाब कर रही थी, तुम्हारी ट्रिप के बारे में पूछ रही थी कि लेक हाउस में तुम दोनों के अलावा कोई और भी था क्या, लेकिन उसे जो जवाब चाहिए था वो उसे नहीं मिला। अब इस बात पर जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और सीधा एग्मा के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। दूसरी तरफ मोलर स्वीट नंबर 77 में पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। मोलर कहता है टोनी, मैंने तुम पर भरोसा किया और तू मेरी बीवी के साथ रंगरलियां मना रहा है। उस समय रूम के अंदर साशा, स्टीवन, ओला और पेपे थे और उन्होंने टीवी में पोर्न चला रखी थी ताकि मोलर को उसकी आवाज सुना सके। अब मोलर का गुस्सा उसके सर पर चढ़ जाता है, इसलिए वो अपनी गन निकालकर दरवाजे पर बहुत सारे फायर कर देता है। तभी जैक के पास एग्मा की कॉल आती है और वो पूछती है तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। अब इतनी देर बाद जैक का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से बात करता है और कहता है अब तुम्हें सच्चाई बताने का वक्त आ गया है, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ प्लान के अकॉर्डिंग ओला और पेपे बिस्तर के अंदर लेट जाते हैं और टोनी स्टीवन के साथ मिलकर दरवाजा खोलता है। फिर जैसे ही मोलर रूम के अंदर आता है तो टोनी कहता है घबराना मत, हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। वैसे भी तुम फंस गए हो क्योंकि तुमने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की सारी गोलियां इस होटल के 2 अनजान मेहमानों पर खाली कर दी है और जब ये कपल तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो सबूत के तौर पर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ये बात सुनकर मोलर बहुत घबरा जाता है क्योंकि इस घटना के कारण एक तो उसकी नौकरी जा सकती है और दूसरा वो खुद भी जेल के अंदर जा सकता है। फिर टोनी उसे बैठने को कहता है और उसके आगे अपनी शर्त रखता है कि तुम कभी भी हमारी कोई भी खबर किसी को भी नहीं दोगे जब तक हम खुद तुम्हें ऐसा करने को ना कहें। फिर वो कहता है चल टोनी को फोन कर और उसे बता कि वकील ने बिल्लू नशेड़ी को एक तय खाने में बंद कर रखा है। फिलहाल तो उन्होंने बिल्लू से कोई भी पूछताछ नहीं की, लेकिन 2 घंटे बाद वे उससे पूछताछ करने वाले हैं। फिर टोनी बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहां पर लेटे हुए बिल्लू नशेड़ी को मार देता है। तभी सिक्योरिटी रूम में बैठा वोल्टर जैक को बताता है कि टोनी पहले मेरे पास आया था और बोला कि तुमने बिल्लू नशेड़ी को क्यों उठाया है। फिर मैंने उसे कह दिया कि वो ड्रैगन का ऑर्डर था, उसी ने बिल्लू से पूछताछ करने का ऑर्डर दिया था। फिर ये बात सुनकर जैक मुस्कुराने लगता है क्योंकि उन्होंने अब टोनी को भी उस रूम के अंदर कैद कर दिया था। फिर जैक उससे बात करता है, उसकी आवाज सुनकर टोनी पूछता है कौन है बे तू। फिर जैक कहता है मैं वही हूँ जिसकी बेटी को मारने की धमकी तूने दी थी, अब मैं तुमको उससे मिलवाऊंगा जो तुमसे मिलने के लिए परेशान है। फिर टोनी दरवाजा पीटने लगता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं टोनी सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखकर स्माइल तो करो यार, नहीं तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि तूने ही बिल्लू नशेड़ी को मारा है। फिर वो गुस्से से पागल हो जाता है और सीसीटीवी को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ स्टीवन मोलर को लेकर एक नदी के पुल पर जाता है और उसको हथकड़ी देकर खुद के ही हाथ स्टीयरिंग के साथ बांधने के लिए कहता है। फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी स्टीवन कार से उतर जाता है और फिर वो लोग कार को सामने के ट्रक के अंदर डालकर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ वकील ईगल के अड्डे पर जाता है और ईगल को जाकर थैंक्स कहता है क्योंकि ईगल की वजह से ही वकील उस गद्दार को पकड़ पाया। फिर ईगल कहता है मुझे लगता है तुमने उस गद्दार को पकड़ लिया है, चलो अब उसे मेरे हवाले कर दो। वकील पूछता है कब और कहां। ईगल कहता है कल रात 2 बजे, जहां से ये सारा लफड़ा शुरू हुआ था। और एक बात का ख्याल रखना वकील, कल गद्दार को मेरे हवाले करने के बाद तुम मुझे ड्रैगन से भी मिलवाओगे। वकील कहता है क्यों नहीं, वो भी आपसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले लेक की छानबीन करके वहां से बाहर आ जाते हैं। तभी एक ऑफिसर कहता है कि हमें लेक में कुछ मिला है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो क्या था। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जैक बहुत ही टेंशन में बैठा था क्योंकि उसे लग रहा था या तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या फिर मैं मारा जाऊंगा। फिर वो अपने डे केयर सेंटर पर जाता है और उसके ऊपर वाले माले पर जाकर अपने लिए ऑफिस की सेटिंग करता है। फिर वो ड्रैगन के साथ अपना एक नकली एग्रीमेंट तैयार करता है और अपने लॉ फॉर्म के लिए एक एड्रेस रजिस्टर करवाता है ताकि अपना अकाउंट खुलवा सके। और लो हो गया जैक अब सेल्फ एम्प्लॉय। फिर वो जाता है अपने लिए शॉपिंग करने क्योंकि पहली बार वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ खरीदने आया था।
दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपने कंप्यूटर में ड्रैगन की वीडियो देख रही थी, जिसमें उसने एक आदमी को जलाकर मार डाला। फिर वो उसकी बेल्ट के साथ एक बकल का प्रिंट मैच करके देखती है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम थे, और ये उसी बेल्ट का बकल का प्रिंट था जो पुलिस वालों को लेक में से मिला था। फिर वो अपने साथी मोलर के पास कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि वो तो बेचारा खुद ही अपनी कार समेत किडनैप हो गया था। उसको टेंशन थी कि ये गुंडे पता नहीं उसे कहां ले जा रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर के पास जैक का मैसेज आता है और वो उसे 3 बजे अपने नए ऑफिस में आने के लिए कहता है। तभी मोलर की कार को ट्रक से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर स्टीवन उसके पास आता है और उसे चाबी देकर अपनी हथकड़ी खोलने के लिए कहता है। फिर कार से बाहर ले जाकर स्टीवन उसे कहता है, वो रहा सामने तुम्हारे होने वाले ससुर का घर, अब तुम वहां जाओगे और अपने ससुर से अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ मांगोगे। फिर वो उसे अपने ससुर के लिए एक गिफ्ट देता है और अपनी सास के लिए एक बुके। फिर वो उसको जबरदस्ती उसके ससुर के घर की तरफ जाने के लिए कहता है और रोड क्रॉस करते वक्त जैसे ही वहां से काली गाड़ी क्रॉस करती है, उसे धक्का मार के उसका काम तमाम कर देता है। ये सारा प्लान वकील का ही था और वो एक एक करके अपने रास्ते के कांटों को इस तरह से हटा रहा था ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। फिर वो जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था उसको ट्रक में डालकर वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ एग्मा जैक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है। जैक कहता है, एग्मा तुम गलत ट्रैक पर आगे बढ़ रही हो। फिर एग्मा उसे बेल्ट के बक्कल का प्रिंट दिखाती है और कहती है ये ड्रैगन की बेल्ट का बक्कल है जो उसके बंगले के पीछे वाली लेक में से मिला है। जैक कहता है, अब कंपनी किसी भी डिजाइन का एक बक्कल तो बनाती नहीं होगी, ऐसे लाखों बक्कल मिल जाएंगे तुम्हें। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी पर भी विश्वास नहीं करती और इसीलिए तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं कर पा रही हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी से पूछताछ की तो मैं इस बात को हल्के में नहीं लूंगा। तुम कई बार अपनी हदें पार कर चुकी हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी के सामने अपने ही क्लाइंट का मर्डर कर दिया? तुमने अपनी पूरी टीम की ताकत लगा दी और मिला क्या? लाखों की गिनती में बनने वाला ये बक्कल। विश्वास करो, ड्रैगन फरार हो गया है और फिलहाल वो कहां पर छुपा है ये मुझे भी नहीं पता। क्यों इस फालतू के केस में अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रही हो? मैं जानता हूँ सिंगल मॉम होना आसान नहीं है। फिर वो एग्मा को एक इनविटेशन लेटर देता है ताकि वो अपनी बेटी की चिंता छोड़कर उसे इनके ही डे केयर सेंटर के अंदर एडमिशन दिला दे। पहले तो एग्मा इनकार कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है। फिर एग्मा उस लेटर को लेकर अपने ऑफिस में जाती है और आराम से बैठकर जैक की बातों पर विचार करती है। इसका मतलब उस तेज दिमाग वाले वकील ने एग्मा को भी रास्ते से हटा दिया था। तभी उसके पास उसकी वाइफ का फोन आता है। उसकी वाइफ बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है। फिर वो घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं। जैक कहता है, अगले हफ्ते से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तभी रात को जैक के पास साशा का फोन आता है। जैक कहता है, मैं अभी आता हूँ। फिर वो टोनी को पकड़कर ईगल के पास ले जाने लगते हैं। रास्ते में टोनी बहुत ही मचमच कर रहा था, इसलिए वे लोग उसे क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। फिर वे उसके मुंह में सेब डालकर ऊपर से टेप लगा देते हैं ताकि जब उसे होश आए तो ये बक बक ना करे। फिर वोल्टर कहता है, तैयार हो जाओ, हम पहुंचने वाले हैं। ये बात सुनकर जैक लंबी लंबी सांस लेता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। फिर कुछ ही देर में वो ईगल के पास पहुंच जाते हैं जो कि उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर जैक ईगल के पास जाकर कहता है कि ड्रैगन ने आपके लिए सलाम भेजा है और जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसके लिए आपसे माफी भी चाहते हैं। फिर जैक ईगल को बिल्लू नशेड़ी की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाता है जिसमें वो टोनी का प्लान बता रहा था। फिर ईगल पूछता है कि बिल्लू नशेड़ी खुद क्यों नहीं आया? जैक कहता है, टोनी ने हमारी आंखों के सामने ही उसका खून कर दिया। फिर ईगल टोनी को लाने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे बॉस ने मेरे राइट हैंड को मारकर अपना राइट हैंड मुझे सौंप दिया, अब हिसाब बराबर। फिर वो लोग टोनी को एक बड़े से स्टैंड के साथ बांध देते हैं। ईगल कहता है, इसकी पैंट उतारो और अखरोट के साथ बम बांध दो। फिर उसके आदमी ठीक वैसा ही करते हैं और उसको उठाकर वहां पर बने शौचालय के पीछे ले जाते हैं। फिर वे बॉम्ब की पिन के साथ रस्सियां बांधकर ईगल को पकड़ा देते हैं और ईगल उसका काम तमाम कर देता है। अब टोनी है से था हो जाता है, एक था टोनी। तभी वहां एक ड्रोन आ जाता है जिसको साशा उड़ा रहा था। फिर ईगल का आदमी उस ड्रोन को शूट कर देता है। फिर वो लोग ड्रोन को देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो पुलिस वालों का ड्रोन है। ये बात सुनकर जब ईगल ड्रोन को तोड़ने लगता है तो जैक कहता है, अब कोई फायदा नहीं, पुलिस के कंप्यूटर में ये सब फुटेज रिकॉर्ड हो गई होगी। फिर ईगल कहता है, अब हम यहाँ खड़े खड़े पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते, सब लोग निकलो यहाँ से। तभी जैक कहता है, रुको, यहाँ जो मर्डर हुआ है उसका जिम्मेदार ईगल है, अब पुलिस तुम्हारे पीछे आएगी। अब पुलिस आपको ढूंढे इससे पहले आपको छुपना होगा। आपको ड्रैगन से मिलना था ना, इस समय वो सेफ जगह पर है, मैं आपको वहां पर ले चलता हूँ। ईगल कहता है, ठीक है, लेकिन हम मेरी कार से चलेंगे और तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। तभी ड्रैगन की बंदी कार्ला जैक से पूछती है, क्या इसको ड्रैगन के पास ले जाना ठीक होगा? जैक कहता है, मेरी ड्रैगन से बात हो गई है। फिर वो ईगल को डिग्गी के अंदर लेटने के लिए कहता है
ईगल कहता है पागल हो गया। जैक कहता है मैं ड्रैगन का ठिकाना किसी को भी नहीं दिखा सकता, ये उनकी सुरक्षा के लिए है। फिर ईगल उसकी बात मान लेता है और कहता है सीधा ड्रैगन के पास ले चलो। फिर जैक कहता है आप सीधा ड्रैगन के पास ही जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे वकील ने ईगल के साथ क्या किया होगा। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं जैक अपनी बेटी को मेडिटेशन सिखा रहा था, तभी साशा वहां पर आता है और एमिली के साथ खेलने लगता है। उनका किंडरगार्टन अब बहुत बढ़िया चल रहा था। अब साशा भी ये जॉब निभाकर बहुत ही खुश था। एग्मा की बेटी भी जैक के किंडरगार्टन में ही आया करती थी। जैक ने अपने दिमाग का गुड यूज करके कितने बंदों को टपका दिया, इस बात का इंस्पेक्टर एग्मा को अंदाजा भी नहीं था, बल्कि वो तो अपने किए काम पर शर्मिंदा थी और जैक से माफी भी मांगती है। फिर वो बताती है कि मेरे कोलीग मोलर की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जैक कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर वो एग्मा को सलाह देता है कि जब भी तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आओ बिल्कुल टेंशन फ्री होके आया करो, ये रोने धोने वाली खबरें मुझे मत सुनाया करो, मुझे लगता है तुम्हें भी मेडिटेशन की जरूरत है। फिर रात को वो अपने ऑफिस में जाकर न्यूज़पेपर पर एक और ऑर्डर तैयार करता है और उस पर ड्रैगन के नहीं बल्कि ईगल के अंगूठे की मोहर लगाता है। यानी कि अब ये तेज दिमाग वाला वकील दो गैंग संभाल रहा था। एक तरह से देखा जाए तो ये खुद ही दोनों गैंग का मालिक था। तभी रात को जब इंस्पेक्टर एग्मा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी तो उस समय वो बहुत टेंशन में थी। तभी वो जैक की बेटी के बोलने वाले खिलौने को प्ले करके देखती है, जिसमें जैक ने ही अपनी आवाज रिकॉर्ड की हुई थी कि मैं अपने क्लाइंट को चॉप्ड मशीन में डालकर आजाद हो गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग साफ नहीं थी, इसलिए एग्मा कुछ समझ नहीं पाती। दोस्तों कुछ भी कहो, जीत तो अंत में दिमाग वाले की ही होती है और ताकत धरी की धरी रह जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस सीरीज से बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा कहने का मतलब है मेडिटेशन की पावर। इस सीरीज से कुछ और मत सीख लेना। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।